हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं HGP। देखिए, हम लोगों को समझ में आ चुका था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए के पास में स्टोर्ड होती है। एंड एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो वेरी करता है, जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, वो भी किसकी वजह से होती है? डीएनए की सीक्वेंस की वजह से। मतलब ये है कि जो डीएनए है, डीएनए की वजह से ही जो हमारे जेनेटिकल कैरेक्टर हैं वो डिसाइड होते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो इतना वेरी करता है, जो वेरिएशन है, जब ये डीएनए की सीक्वेंस की वजह से ही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो पूरा डीएनए है, जो पूरा ह्यूमन जीनोम है, उसी की हम सीक्वेंसिंग कर लें। तो इस आइडिया के साथ में स्टार्ट होता है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको बोला गया मेगा प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, इसे बोला गया मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट ही काफ़ी बड़ा था। आज की डेट में हमको पता है कि हमारा जो जीनोम है, इसमें मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर। तो आप समझ सकते हो 3 बिलियन जो बेस पेयर है, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना था। एंड उस समय तक हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि इतना बड़ा जो अमाउंट है बेस पेयर्स का, उसको बहुत फास्ट तरीके से सीक्वेंस कर सकें। तो टारगेट यहाँ पे काफ़ी बड़ा था कि भाई 3 बिलियन जो बेस पेयर है उन्हें सीक्वेंस करना है, उसके बाद में फिर उनको स्टोर भी करना है। पूरा मतलब ऐसा नहीं कि केवल सीक्वेंसिंग करनी है, क्रोमोसोम पे जो जीन है उनको भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो डीएनए है ये किस क्रोमोसोम के अंदर आएगा, इसमें कहाँ कहाँ पे जीन होंगे। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो टारगेट है ये काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसको क्या बोला गया? मेगा प्रोजेक्ट। इवन इनिशियल में तो कई लोगों को ये भी डाउट था कि भाई ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कब कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि जो प्रोसेस था, एक तरह से आप बोल सकते हो, इनिशियल में काफ़ी स्लो था एंड जो टारगेट है काफ़ी बड़ा था। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होता है 1990 में। आप ये बोल सकते हो एक तरह से बायोलॉजी की हिस्ट्री में किया गया ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। 1990 में ये स्टार्ट होता है एंड जो मेजर इसका पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया था 2003 में। HGP वॉज स्टार्टेड इन started in 1990 and completed in 2003। जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में, एंड ये कंप्लीट कब हुआ है? 2003 में। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि करीब 13 ईयर्स लगे हैं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में। 13 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसकी जो सीक्वेंसिंग है ये कंप्लीट हुई थी 2006 में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो है, या जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी जो सीक्वेंसिंग है ये कंप्लीट हुई थी कब? 2006 में। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अब देखिए ऐसा नहीं कि कोई एक जो ह्यूमन बीइंग है केवल उसी का यहाँ पे जीनोम लिया गया था, ऐसा नहीं है। कई सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग एज के, अलग अलग ग्रुप्स के जो ह्यूमन बीइंग थे, उनके जीनोम को, उनके डीएनए को एज ए सैंपल लिया गया था एंड उनका जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की गई। मतलब ये है कि कई सारे जो ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, कई सारे ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की गई। एंड जब ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट होती है तो फिर एक तरह से सारी जो सीक्वेंस थी, जो भी अलग अलग ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, उसको पूरा कंपाइल करके एक जो रेफरेंस जीनोम है, जिस पे सारे जो साइंटिस्ट थे वो एग्री हुए कि हाँ भाई इसको हम मानेंगे एक तरह से क्या रेफरेंस जीनोम, उसको तैयार किया गया कि ये ह्यूमन का एक तरह से जो रेफरेंस जीनोम है
इसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। मतलब इसको आप बोल सकते हो कि एक तरह से आइडियल जो इसको जीनोम है ग्लोबल लेवल पे वो माना जाएगा। एंड ये जो रेफरेंस ह्यूमन का जो जीनोम है ये तैयार किया गया, इसमें कई बार रिवीजन भी हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हैं वो इसी के साथ में कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए जो ह्यूमन का जो रेफरेंस जो जीनोम बनाया गया उसमें कई बार बाद में भी कई बार रिवीजन हुए हैं। जैसे कि जो जीन है, पहले जो प्रेडिक्शन था कि भाई इतने जीन होते हैं, बाद में इसको और रिवाइज किया गया। इसके अलावा जो हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, एक्चुअल में इसको हम 99% ही कंप्लीट मानते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है उसके अंदर मेनली जो रिपीटेटिव वाला पार्ट होता है, जहाँ पे मिलती है रिपीटेटिव सीक्वेंस, वो वाला जो पार्ट होता है उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं हो पाती है। मतलब सीक्वेंस करके उसको थोड़ा सा अलाइन करना मुश्किल होता है। बट फिर भी चलो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट है ये मेजर इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ था 2003 में। एंड जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ था कब? 2006 में। तो यहाँ से एक तरह से हमें जो पूरा जीनोम है ह्यूमन का उसकी जो सीक्वेंस है उसके बारे में पता चला। एंड एक तरह से आप बोल सकते हो कि रेफरेंस जो ह्यूमन का जीनोम है उसको तैयार किया गया कि भाई इसको हम एज ए रेफरेंस मानेंगे। अब मान लीजिए फिर कोई पर्सन है, जैसे कि कोई पर्सन किसी डिजीज से अफेक्टेड है, उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी। एंड ये जो रेफरेंस जीनोम है इससे फिर मैच करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे हमें जो डिफरेंसेस है डीएनए में, कहाँ पे हमें चेंजेस या जो म्यूटेशन है वो देखने को मिलते हैं। तो जो रेफरेंस जीनोम है उससे उनको मैच किया जाता है जिन भी पर्सन के अंदर मान लीजिए कोई जेनेटिक डिजीज है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इसमें केवल ऐसा नहीं था कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्हीं की रिक्वायरमेंट थी। देखिए यहाँ पे बायोलॉजिस्ट, उनके साथ साथ कई सारे इंजीनियर्स, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे अच्छी कैपेसिटी के जो कंप्यूटर्स है उनको बनाने की ज़रूरत थी। आप बोल सकते हो जो प्रिपरेशन थी एक्चुअल में, इनिशियल जो प्रिपरेशन थी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, उसी में काफ़ी टाइम लगा, उसी के अंदर कई सारे ईयर्स लगे हैं। एंड 6 कंट्रीज़ के अंदर 20 लैब्स में जो सिक्वेंसिंग है उसको किया गया है। 20 अलग अलग जो लैब है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो काम था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि भाई ये जो लैब है ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की सीक्वेंसिंग करेगी, ये जो लैब है मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो सेकंड है उसकी सीक्वेंसिंग करेगी। तो इस तरह से काम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तब जाके 13 ईयर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो पाया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। अच्छा, इससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ है, एक टाइम पे जो प्रोजेक्ट एक तरह से लग रहा था कि पता नहीं ये कब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उतना टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था। इस प्रोजेक्ट की वजह से कई सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कई सारी जो मशीन है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, आज के डेट में तो खैर काफ़ी जो आप बोल सकते हो काफ़ी हाई स्पीड जो डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन है ये डेवलप हो चुकी हैं। जिस जीनोम की सीक्वेंसिंग में इनिशियली 13 ईयर्स लगे थे, आज की डेट में अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन का जो जीनोम है उसको अगर सीक्वेंस करना है तो ये 4 से लेकर 5 घंटे के अंदर भी हो जाता है। जो सबसे अच्छी जो मशीन है, सबसे जो एडवांस मशीन है, वो 4 से लेकर 5 घंटे के अंदर ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है उसको सीक्वेंस कर देती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट कितना हुआ है। एंड जो कॉस्ट है, अभी कॉस्ट की भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो कॉस्ट यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था ये था करीब $9 बिलियन। 9 बिलियन जो डॉलर है ये कॉस्ट यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था। आज के डेट में अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन का जो जीनोम है अगर उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है तो उसमें इतना खर्चा नहीं आता है, बल्कि अगर इंडिया के हिसाब से हम देखें तो 20 या 25,000 से जो सीक्वेंसिंग है जीनोम की स्टार्ट हो जाती है। 25,000, 50,000, 1 लाख इसके आसपास सीक्वेंसिंग होती है। मतलब ये रेंज है, वो डिपेंड करता है कि आपको सीक्वेंसिंग के अंदर किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ तो $9 बिलियन एंड कहाँ 20,000 या 50,000 रुपीज़ में जो आज की डेट में सीक्वेंसिंग है वो पॉसिबल हो रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप समझ सकते हो इसकी वजह से जो सीक्वेंसिंग, मतलब सीक्वेंसिंग करना एक तो काफ़ी आसान हो चुका है, जो कि एक टाइम पे इम्पॉसिबल टाइप लग रहा था, आज की डेट में काफ़ी फास्ट हो चुका है एंड लेस एक्सपेंसिव हो चुका है। मतलब एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जो पर्सन है, वो अपना जो डीएनए है, अपना जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करा सकता है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है इसको बोला गया मेगा प्रोजेक्ट, हाँ, क्योंकि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया है। एंड ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट होते वो तो उनका तो मेन फंक्शन था ही, मेन वर्क तो उन्हीं का था, लेकिन उनके साथ साथ में कई सारे इंजीनियर्स थे, कई सारे फिजिसिस्ट थे, कई सारे केमिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। ये जो प्रोजेक्ट था इसकी वजह से कई सारे सोशल इश्यूज अराइज हो रहे थे, तो उनसे डील करने के लिए जो सोशल साइंटिस्ट थे उनको हायर किया गया। इसकी वजह से कई सारी लीगल चीज़ें होने वाली थी, जो लीगल इशू थे
उनको डील करने के लिए जो एडवोकेट्स थे, जो लॉयर्स थे, उनको हायर किया गया। इसकी वजह से कई सारी जो एथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाली थी, तो इनके लिए जो एथिसिस्ट थे उनको हायर किया गया। तो अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग थे उनको यहाँ पे हायर किया गया एंड कई सारे लोगों ने मिल के काम किया, तब जाके ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इसमें कितने लगे हैं, 13 ईयर्स। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई है कब, 2006। अब बात की जाए कि भाई कितने जो क्रोमोसोम है ह्यूमन के, जब बात करें कि ह्यूमन जीनोम, तो कितने क्रोमोसोम को एक्चुअल में सीक्वेंस किया गया। देखिए ह्यूमन के जो 24 क्रोमोसोम है उनकी सीक्वेंसिंग हुई थी, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। 24 क्रोमोसोम्स ऑफ 24 क्रोमोसोम्स ऑफ human genome were sequenced। 24 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम वर सीक्वेंस। देखिए 24 में से जो 22 हैं ये तो है ऑटोसोम्स, 22 तो क्या है, ऑटोसोम्स। इसके अलावा एक एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। 22 ऑटोसोम, एक क्या हो गया एक्स क्रोमोसोम और एक क्या हो गया वाई क्रोमोसोम। टोटल जो 24 क्रोमोसोम है ह्यूमन जीनोम के, इनको सीक्वेंस किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में। देखिए जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला था उस टाइम के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एस्टिमेट किया गया, एक तो ये कि जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम के अंदर जो बेस पेयर हैं, ह्यूमन जीनोम में होते हैं 3 बिलियन बेस पेयर, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। उस टाइम पे एस्टिमेट लगाया गया, उस टाइम पे एक्चुअल में एक जो बेस पेयर है, 1 बेस पेयर, इसको सीक्वेंस करने का जो खर्चा था, जो एक्सपेंस था, वो था करीब 3 यूएस डॉलर। 3 यूएस डॉलर। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का उस समय जो खर्चा था वो कितना था, 3 यूएस डॉलर। इसका मतलब ये कि अगर आपको 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना है, आपको सीक्वेंस करना है 3 बिलियन बेस पेयर को, तो खर्चा कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बिलियन से तो कितना आएगा, ये 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये था एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब खैर जो रियल कॉस्ट है वो काफ़ी से वेरी करता है, बट फिर भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो यहाँ पर याद रखना है। हाँ, लेकिन जो भी कॉस्ट था वो बिलियन डॉलर्स में ही था, ये फिक्स है। तो एक तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक तरह बोल सकते हो फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। दूसरी बात कि चलो ठीक है इसको सीक्वेंस कर भी लेंगे, पहली बात तो सीक्वेंस करना ही काफ़ी मुश्किल होगा, एंड इतना बड़ा जो डेटा है, मतलब इसको हमने इतने सारे जो बेस पेयर है 3 बिलियन बेस पेयर, इनको चलो हमने सीक्वेंस कर भी लिया, तो नेक्स्ट दिक्कत ये थी कि भाई इनको हम स्टोर कैसे करेंगे। अब स्टोर ऐसा तो है नहीं कि जो बुक्स है, बुक्स के अंदर आप ये जो इन्फॉर्मेशन है बेस पेयर की, इनको आप प्रिंट कर देंगे, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है एक तरह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो आपको मिलने वाला था। अगर आप उसको बुक्स के जो पेज है वहाँ पे स्टोर, उसको प्रिंट कर भी देते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, आपने स्टोर कर भी दिया। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर मान लीजिए एक्चुअल में एक ह्यूमन जीनोम को जब हम सीक्वेंस करते हैं, उससे जो डेटा मिलता है, मान लेते हैं कि उसको अगर हम बुक्स में प्रिंट करें, तो देखिए जो डेटा एक्चुअल में कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपके, अगर हम बात करें कि जैसे एक पेज है ये किसी बुक का, ये है सिंगल पेज, अगर आप सिंगल पेज पे आप 1000 जो बेस पेयर है, सिंगल पेज पे अगर आप 1000 जो बेस पेयर हैं इनको आप प्रिंट करते हैं, एंड ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इस तरह के 1000 पेजेस है, ये 1000 पेजेस वाली बुक है।
बुक ऑफ 1000 पेजेस, मतलब ऐसी बुक जिसके अंदर 1000 पेजेस हैं एंड इसके हर एक पेज पे करीब 1000 बेस पेयर अगर प्रिंटेड हैं, तो इस तरह की जो बुक्स होंगी, इस तरह की हमें करीब 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। 3300 बुक्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो हम बात करें ह्यूमन जीनोम, उसकी जब सिक्वेंसिंग की जाएगी तो वहाँ से कितना जो इनॉर्मस डेटा है ये हमें मिलने वाला था। मतलब 3300 ऐसी बुक्स जिनमें हर एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हैं एंड हर एक पेज पे करीब 1000 जो बेस पेयर है वो प्रिंटेड है। तो इतनी जो बुक्स हैं उसके अंदर एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है, उसकी जो सीक्वेंस है वो प्रिंट हो पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो डेटा है ये हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला था। एंड चलो मान लेते हैं कि उनको अगर हम बुक के फॉर्म में मतलब उसको प्रिंट कर भी देते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे किसी काम की नहीं, मतलब इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई जो साइंटिस्ट है उन्होंने किसी जीन के बारे में पता किया, उन्होंने किसी जो जीन है उसकी सीक्वेंस को पता किया, तो उनको सीक्वेंस मिल गई कि भाई ये इस तरह से ATGC इस तरह से ये सीक्वेंस है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो जीन है हमारे पूरे जीनोम में कहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर उनको मान लीजिए ये पता करना है तो कैसे कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 3300 बुक्स हैं एक एक बुक का एक एक जो पेज है उसको वो रीड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं था। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि इतना जो ज़्यादा डेटा है वो हमें मिलने वाला था एंड इसको अगर हम बुक्स के फॉर्म में अगर प्रिंट करते भी हैं तो प्रिंट कर तो सकते हैं, लेकिन वो हमें एनालाइज करने में दिक्कत होगी। मतलब वो जो एक तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ, इसी टाइम पे एक बायोलॉजी की एक और ब्रांच है जो कि डेवलप हो रही थी, उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड्स टू स्टोर एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड टू स्टोर एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि देखिए हमें ये पता था कि जो भी साइंटिस्ट उनको पता था कि बहुत सारी जो सीक्वेंस मतलब बहुत ज़्यादा जो डेटा है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो मिलने वाला है। इसको हम जो बुक्स हैं उसके पेजेस पे तो प्रिंट कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले से ही जो कई सारे जो कंप्यूटर्स थे, अच्छी कैपेसिटी के कंप्यूटर तैयार किए गए, डेटाबेस तैयार किए गए एंड जो डेटाबेस थे इन्होंने कर दिया इनको सेंट्रलाइज्ड। मतलब ये है कि पहले डेटाबेस तैयार कर दिए कि भाई जो भी सीक्वेंस होगी उसको हम इसमें फीड करेंगे, स्टोर करेंगे एंड इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए जो काम है ये चल रहा था अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो 20 डिफरेंट लैब्स थी उनके अंदर काम चल रहा था, सिक्वेंसिंग हो रही थी। अब मान लीजिए आज कुछ सिक्वेंस हुई तो जो 20 लैब्स हैं उनमें अपना काम चल रहा है, सिक्वेंसिंग हो रही है। आज के डेट में मान लीजिए जो भी सिक्वेंसिंग हुई तो ये लोग क्या करते थे कि जो सिक्वेंस है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते थे। डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो वहाँ पे वो सेफली एक तरह से स्टोर भी रहेगी। दूसरी बात, किसी दूसरी लैब के अंदर मतलब दूसरी कंट्री के अंदर दूसरी लैब में जो पर्सन प्रेजेंट है वो भी उस सीक्वेंस को एनालाइज कर सकता है, वो भी उस सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकता है। मतलब ये कि सभी लोगों को एक तरह से एक जगह पे कलेक्ट होने की जरूरत नहीं थी। सब अपनी अपनी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैब्स में सब लोग अपना काम कर रहे थे एंड जो भी डेली के बेसिस पे जो भी सिक्वेंसिंग होती थी उसको वो स्टोर करते थे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। जो डेटाबेस थे इनको सेंट्रलाइज कर दिया गया जिससे कि हर एक पर्सन जो है इस इंफॉर्मेशन को मतलब जो भी यहाँ पे साइंटिस्ट थे वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो
जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसी के साथ में एक बायोलॉजी की जो नई ब्रांच है वो डेवलप हुई थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसके अंदर ऐसे कंप्यूटेशनल मेथड होते हैं जिनको यूज़ करके एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्वेंसिंग है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं एंड इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसे जो भी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई मान लेते हैं कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने किसी जीन की सीक्वेंस के बारे में पता किया, उनको पता चला कि हाँ भाई ये जो सीक्वेंस है ये किसी जीन की है। अब उनको ये पता करना है कि ये जो जीन की सीक्वेंस है ये हमारे पूरे जीनोम में कहाँ पे होगी, मतलब कौन से क्रोमोसोम में वो जो जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो कंप्यूटर की मदद से एक तरह से आप बोल सकते हो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इसकी मदद से अब हम ये पता कर सकते हैं। पहले तो क्या करना होगा, जो ह्यूमन जीनोम है उसकी मान लीजिए जो सीक्वेंस है उसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर चुके हैं। जो जीन की सीक्वेंस उन्होंने पता की उसको भी स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर। अब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, वो जो जीन की सीक्वेंस थी उसको फिर मैच करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक तरह से जो सॉफ्टवेयर कई तरह प्रोग्राम बनाए गए उनकी मदद से आप जो सीक्वेंस है उसको मैच कर सकते हैं। एंड ये मैच करना पॉसिबल भी है। जो एक तरह से डायरेक्ट अगर हम बुक्स की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं तो एक एक जो कोड है या एक एक जो बेस पे उसको रीड करना होता, लेकिन यहाँ पे वो सारी जो काम है वो कौन कर रहा है, एक तरह से मशीन कर रही है। मतलब जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, उस पूरे डेटा को रन करके मैच करके बता देगा कि भाई जो जीन है, ये जो सीक्वेंस है, एग्जैक्ट सीक्वेंस, मान लीजिए एग्जांपल के लिए क्रोमोसोम नंबर 7 की ये जो लोकेशन है डीएनए की यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से काफ़ी जो है आप बोल सकते हो हेल्प मिली है जीनोम की सीक्वेंस करने में भी एंड उसको एनालाइज करने में। तो ये हो गया इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो कुल मिला के जो प्रोजेक्ट है 1990 में स्टार्ट होता है, 2003 में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या किया हमने, इसको स्टार्ट करने से पहले ही जो भी गोल्स थे उनको डिसाइड किया गया है कि भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इससे हम क्या चाहते हैं, इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टू आइडेंटिफाई, देखिए एक तो गोल ये था कि भाई हमारे जीनोम के अंदर टोटल कितने जीन मिलते हैं सबको आइडेंटिफाई करना। टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में जो भी जीन मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। एंड देखिए जो जीन का एक्चुअल में नंबर है यह मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000। जो डेटा है कई बार चेंज हुआ है क्योंकि भाई हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कितने जीन मिलते होंगे। जो भी प्रेडिक्शन था बाद में कई बार चेंज हुआ है। इवन जब ये प्रोजेक्ट हुआ है उसके बाद में भी इसको चेंज किया गया है, लेकिन जो भी वैल्यू दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर उसको खैर हम डिस्कस कर लेंगे। टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन, जितने भी जीन हमारे जीनोम में प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा जो भी बेस पेयर है, अब देखिए ह्यूमन जीनोम के अंदर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर, तो सबकी सीक्वेंसिंग करना। sequencing of approximately 3 billion base pairs, sequencing of approximately 3 billion बेस पेयर, जितने भी बेस पेयर है उनको सीक्वेंस करना, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो जीनोम होता है, ह्यूमन का जो जीनोम है उसके अंदर जो सीक्वेंस है, जो बेस पेयर की सीक्वेंस है, ये किस मैनर में अरेंज है। प्रॉपर जो सीक्वेंस है पूरी हमें पता करनी थी। इसके बाद में चलो ठीक है हमने सीक्वेंस तो कर लिया, लेकिन इस सीक्वेंस को अब स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए डेटाबेस तैयार किए गए। मतलब आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में सीक्वेंसिंग से पहले ही जो डेटाबेस है उनको तैयार किया गया, उसके बाद में एक्चुअल में जो सीक्वेंसिंग है वो फिर स्टार्ट हुई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर करना डेटाबेस में। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, to store this information in database,
तो सेंट्रलाइज जो डेटाबेस थे वो तैयार किए गए, जिस लैब के अंदर काम हो रहा है, जहाँ पे जो भी सीक्वेंसिंग की गई है उस सीक्वेंस को वो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते थे। डेटाबेस का फ़ायदा ये था कि डेटाबेस में स्टोर करने से तो आप काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। एंड दूसरी जगह जो पर्सन प्रेजेंट है वो भी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो इनको सेंट्रलाइज कर दिया गया टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। चलो आपने स्टोर तो कर दिया, लेकिन आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको एनालाइज भी करना होगा। भाई केवल स्टोर करने से काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास में ह्यूमन जीनोम की पूरी सीक्वेंस पता है आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ है, अब मान लीजिए कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तो हमें पता करना है कि भाई इस पर्सन के अंदर जिसको डिजीज़ है इसका जो डीएनए है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें मिलते हैं, कहाँ पे इसके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वो जो पेशेंट है उसका जीनोम लेंगे, उसका डीएनए लेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। एंड उसकी सीक्वेंसिंग करने के बाद में अब जो हमारे पास में जो रेफरेंस जीनोम है, जो एक हेल्दी पर्सन का जीनोम है, उसके साथ में मैच करेंगे एंड देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे जो म्यूटेशन है वो प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास इस तरह के टूल होने चाहिए जो कि इस काम को कर सके। सीक्वेंसिंग तो कर दी आपने, उसको मैच भी कर सके। तो इसके लिए कई सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप किया गया। मतलब इस तरह के जो टूल्स हैं वो डेवलप किए गए कि जो कि आपकी हेल्प करेंगे उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में। to improve tools for data analysis। इस तरह के टूल्स को डेवलप करना जो कि हमारा डेटा को, जो हमें डेटा मिला है उसको एनालाइज करने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा ये जो भी टेक्नोलॉजी है इसको अदर सेक्टर्स को ट्रांसफर करना जिससे कि वो भी इसको यूज कर सकें। ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स। जो टेक्नोलॉजी है इसको अदर सेक्टर को ट्रांसफर करना कि भाई पता चल गया कि हमको किस तरह से सीक्वेंसिंग करनी है। तो जो सीक्वेंसिंग की मशीन है किस तरह से सीक्वेंसिंग की जाती है, किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज किया जाता है। तो एक तरह से जो मेडिकल सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्रीज है अलग अलग, वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र करना जिससे कि वो लोग इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से जो भी एथिकल सोशल इश्यूज अराइज होने वाले थे उनके साथ में डील करना। टू डील विद एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, देखिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ELISA। NCERT के अंदर दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। टू डील विद एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। देखिए जो प्रोजेक्ट है एक तरह से आप बोल सकते हो कि पहली बार कुछ इस तरह की चीज़ हो रही थी कि ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है उसको सीक्वेंस करना था। तो कई तरह के मतलब लोगों के अंदर कई तरह के डाउट्स रहते हैं यहाँ पे कि जो सीक्वेंसिंग होगी उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी पर्सन है उसकी ज़बरदस्ती उसके जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग कर ली जाए, उसको बताया ना जाए। तो कई तरह के इस तरह के इशू थे, इनके साथ में भी डील करना था। तो कई सारे एथिक्स से रिलेटेड जो इशू थे उनसे डील करने के लिए जो एथिसिस्ट थे उनको हायर किया गया था। कई सारे जो लीगल इशू थे इनसे डील करने के लिए जो लॉयर्स थे इनको हायर किया गया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड ऐसे ही कुछ जो सोशल इश्यूज अराइज हो रहे थे इनसे डील करने के लिए जो सोशल साइंटिस्ट थे इनको यहाँ पे हायर किया गया था। तो कई अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग थे उन्होंने मिलकर इसमें काम किया था। तो ये तो हो गए इसमें इसके गोल्स के बारे में, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होता है 1990 में। अब देखिए प्रोजेक्ट का नाम तो है क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो ह्यूमन बीइंग है उन्हीं का जो जीनोम है उसी को सीक्वेंस किया गया हो। कई सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इनका जो जीनोम है इसकी भी सीक्वेंसिंग हुई थी।
तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है उनका जो जीनोम है उसको सिक्वेंस किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं कि केवल मतलब किसी एक कंट्री का केवल कंट्रीब्यूशन नहीं था। जैसे हमने बात की यहाँ पे कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, मतलब जो सिक्वेंसिंग है ये 6 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हुई है। 6 कंट्रीज़ की 20 जो मेजर लैब्स हैं वहाँ पे मेनली जो सिक्वेंसिंग है इसका वर्क हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में कि इसका जो मेन वर्क है एक्चुअल में। देखिए, इसमें हम देख लेते हैं पहले कंट्रीब्यूशंस के बारे में। कंट्रीब्यूशंस या कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो इसमें मेजर तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं NIH। NIH ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ के हैं? ये है यूएस के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूएस के बारे में। इसके अलावा जो वेलकम ट्रस्ट है यूके का, उसने भी इसे ज्वाइन किया। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, एंड अदर जो कंट्रीज है लाइक जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा, ये कुछ मेन कंट्रीज है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने बात की कि भाई जो केवल ह्यूमन जीनोम है, नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जो ह्यूमन का जीनोम है उसी को सिक्वेंस किया गया है। कई सारे जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी सिक्वेंसिंग की गई है। कई सारे बैक्टीरिया को सिक्वेंस किया गया, कई सारे जो आर्की बैक्टीरिया है इवन उनको भी सिक्वेंस किया गया है, कई सारे प्लांट्स, कई सारे एनिमल, यीस्ट, इनकी भी सिक्वेंसिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स were also sequenced। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, यीस्ट, एक होता है निमेटोड सिनोरेब्डिटिस, सिनोरेब्डिटिस एलिगेंस, सिनोरेब्डिटिस एलिगेंस, ये होता है निमेटोड। कई सारे प्लांट्स जैसे कि राइस एंड अरेबिडोप्सिस, फ्रूट फ्लाई, या जिसे हम बोलते हैं क्या, ड्रोसोफिला। इवन मतलब ये तो कुछ इंसाइड के अंदर कुछ दिए हुए हैं, अदरवाइज उसके बाद में भी सिक्वेंसिंग की गई। तो कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है, कई सारे प्लांट है, कई सारे एनिमल है, बैक्टीरिया के अंदर भी कई सारे टाइप आर्की बैक्टीरिया, इनकी सिक्वेंसिंग हो चुकी है। ठीक है, देखिए, जब जैसे हम बात करें ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन का पूरा जो सिक्वेंस है, ह्यूमन के जीनोम की पूरी सिक्वेंस पता चलने से फ़ायदा क्या है? इससे क्या होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड आगे वाले टाइम में और ज़्यादा चेंज होने वाला है। जैसे आपके पास में एक रेफरेंस जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है,
उसको कोई डिजीज़ है, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वाला जो पर्सन है उसका जो जीनोम है आपने उसको सीक्वेंस किया एंड वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने स्टोर कर लिया। ऐसे ही कुछ और जो पेशेंट थे डायबिटीज़ वाले, आपने उनका जो जीनोम की सीक्वेंस थी उसको स्टोर कर लिया। अब आपने जो भी डायबिटीज़ वाले पर्सन थे उनकी सीक्वेंस को आपने मैच करके देखा कि भाई इनके अंदर हमें कौन सा कॉमन म्यूटेशन मिल रहा है। तो जो कॉमन म्यूटेशन आप मिल रहा होगा वहाँ से आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई इनके जीन में यहाँ पे अगर ये वाला चेंजेस है तो इस तरह के जो पर्सन है इनके डायबिटिक होने के जो चांसेस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो पहले से ही एक तरह से आप बोल सकते हो, पहले से ही ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इस पर्सन के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, या इसी तरह से जो अदर डिजीज़ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो पहले से एक तो पता चल जाएगा कि इस पर्सन में इस तरह के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो पहले से पता कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस भी कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मतलब पता चल गया सीक्वेंस से, तो सीक्वेंस कुछ मान लीजिए कंफर्म हो चुकी है कि हाँ डीएनए के अंदर अगर ये सीक्वेंस है तो ये डिजीज़, ये जेनेटिक डिजीज़ होती है, तो डायग्नोस किया जा सकता है सीक्वेंसिंग की वजह से। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है, ट्रीटमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए डिजीज़ तो एक ही है, अब वो जो डिजीज़ है उसके होने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो पहले ये था कि जो डिजीज़ है, अब मान लीजिए जैसे कैंसर के अंदर कोई केस ले सकते हैं, तो जब कैंसर है तो उसका एक ही टाइप से मान लीजिए ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अब वो जो कैंसर है उसके भी होने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो किस पर्सन के अंदर वो जो कैंसर अराइज हुआ है तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, तो एक तरह से जो टारगेट थेरेपी है वो उसको दी जाएगी। तो जीनोम की सीक्वेंस पता चलने से आप बोल सकते हो जो ट्रीटमेंट है एक तरह से, जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये चेंज होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनकी भी सीक्वेंसिंग की गई है एंड ये पता किया गया इनकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, इनको हम मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में देखिए कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक एग्जांपल आप जैसे ऐसे ये ले सकते हैं, जैसे जो HIV है, मतलब एड्स का जो वायरस होता है HIV, इसका जो जीनोम है उसकी भी सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। अब मान लेते हैं कोई पेशेंट है वो अफेक्टेड है किससे, HIV से। अब हमें कंफर्म करना है मान लीजिए कि हाँ इसको HIV का इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे एक तरीका भी ये है कि जो पर्सन है उसके जो भी अफेक्टेड टिश्यू हैं, जो अफेक्टेड सेल हैं, उसका हम सैंपल लेंगे, उसमें से जो वायरल जीनोम है उसको आइसोलेट करेंगे एक तरह से एंड उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। अब पहले से हमें पता है कि HIV की सीक्वेंस क्या है, उससे उसको मैच करेंगे। अगर सीक्वेंस मैच होगी इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है उसको HIV का इन्फेक्शन है। तो कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई सारे जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब है उनकी भी हम सीक्वेंस कर चुके हैं। तो एक तरह से ये पता करने में, एक तरह से डायग्नोस करने में भी जो सीक्वेंसिंग है ये हमें हेल्प करती है, तो हेल्थ केयर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मान लेते किसी प्लांट के अंदर कोई ऐसा जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा होती है। या मान लेते हैं किसी प्लांट के अंदर कोई ऐसा जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो डिजीज़ के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, वो जो जीन है उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, उसको पूरा स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए जो क्रॉप, मान लीजिए जो प्लांट को हम ग्रो करना चाहते हैं उसके अंदर वो जो जीन है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक तरह से जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन देखिए कुछ माइक्रोब ऐसे भी होते हैं जो कि बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बायोडीजल है, बायो पेट्रोल है, बायोगैस है। तो उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, उन माइक्रोब की पता किया जाता है कि भाई एक्चुअल में कौन सा जीन है जो कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है बायोफ्यूल या जो बायो पेट्रोल या बायोडीजल है उसके फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंसिंग की वजह से पॉसिबल हुई हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन,
इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन का मतलब ये है, देखिए होता क्या, इन्वायरमेंट के अंदर कई तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, या मान लीजिए यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अच्छा, कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जिनके पास में एक्चुअल में ऐसे जीन है, वो जीन जो है इस तरह के एंजाइम के लिए या प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, वो जो एंजाइम है उस पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर देता है। तो इस तरह के जो माइक्रोब हैं उनके अंदर वो जो जीन प्रेजेंट है, उस जीन की जो सीक्वेंस है उनको स्टडी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब ये अलग अलग हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए, हमने खैर वही एग्जाम्पल लिए जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि जो अदर जो माइक्रोब्स हैं या अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी हमने सिक्वेंसिंग की है, एंड हमने ये पता किया है कि इनकी जो सिक्वेंसिंग है इनको हम किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, ये तो बात हो गई इसमें अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सिक्वेंसिंग के बारे में। अब हम आते हैं ह्यूमन की सिक्वेंसिंग के बारे में, ह्यूमन का जो जीनोम है उसकी सिक्वेंसिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें मेथड के बारे में। हमने ये सारी चीज़ देख ली कि भाई प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ, एंड कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स जिनको कि सिक्वेंस किया गया है। अब हम बात करेंगे उन मेथड के बारे में जिन मेथड को यूज़ करके सिक्वेंसिंग को किया गया था। मेथोडोलॉजीज, देखिए यहाँ पे मेनली दो मेथड थे, या मेनली दो अप्रोच थी, मेनली टू अप्रोच। एक तो अप्रोच ये थी कि हम ये पता करें कि भाई कौन कौन से जो जीन हैं वो प्रेजेंट है ह्यूमन के जीनोम में, मतलब वो डीएनए की सीक्वेंस पता करें जो कि अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है, टू आइडेंटिफाई जीन्स। ये तो थी फर्स्ट अप्रोच, टू आइडेंटिफाई जीन्स that are expressed as RNA, that are expressed as RNA। ऐसे जीन के बारे में पता करें, ऐसे डीएनए की सीक्वेंस के बारे में पता करें जो कि अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो जीनोम है, ह्यूमन का जो जीनोम है, इसके अंदर कौन कौन से जीन होते हैं, ऐसे जीन। सिंपल सी बात है, अगर जीन है तो वो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस भी करेगा, आरएनए बनेगा, उसके बाद में फिर प्रोटीन भी बनेगा। तो जो जीन है वो आरएनए बनाता है। अब खैर कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कि केवल आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जीन ऐसा है जो कि बनाता है क्या, आरआरएनए, या कोई जीन क्या बनाता है, टीआरएनए। तो वहाँ पे आरएनए तो बनेगा लेकिन प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आपको केवल यह ध्यान रखना है, ऐसे जीन जो कि आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनके बारे में पता करना था। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अब देखिए इसको हम, इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, सिंपल सी बात ये, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन के लिवर की कोई सेल है, उसको स्टडी किया गया, एंड वो जो लिवर की सेल है, अब देखिए हमारे सारे जो जीन हैं वो हर एक सेल में प्रेजेंट है, सारे जीन सभी सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग डेवलप होते हैं जायगोट से। जायगोट के पास में जो क्रोमोसोम थे वही क्रोमोसोम हमारी बॉडी की हर एक सेल में प्रेजेंट है। जायगोट के पास में जो भी जीन प्रेजेंट थे वो सारे जीन हमारी बॉडी की हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो कोई पर्सन, कोई जो रिसर्चर है, वो मान लीजिए स्टडी कर रहा है किसको, लिवर की सेल को। उसने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि लिवर की सेल के अंदर कोई जो जीन है उसका हुआ एक्सप्रेशन। अब हमें नहीं पता कि किस जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। जब एक्सप्रेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो आरएनए है, जो एमआरएनए एक्चुअल में, उस एमआरएनए को उन्होंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो क्या करते हैं, इसमें जो सेल है, सेल में से, सेल जिसके अंदर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ से क्या करते हैं, जो एमआरएनए है, पहले तो क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये रहा एमआरएनए, ठीक है,
ये रहा mRNA। इसको क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके जो mRNA है, ये रहा इसका 5 प्राइम एंड ये रहा इसका 3 प्राइम एंड। सिंपल सी कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि mRNA जो है इस पे सीक्वेंस क्या है, AUG CGCAC, मान लेते हैं सिंपल सी सीक्वेंस है। वैसे तो खैर mRNA काफ़ी बड़ा हुआ, बट मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब इसकी सीक्वेंसिंग नहीं करनी थी, करना क्या होता है, mRNA को आइसोलेट कर लिया। अब वो जो mRNA है, mRNA का कराएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या बन जाएगा, DNA। इसका कराते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस mRNA का क्या कराया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो आरएनए है उससे क्या बन जाएगा, डीएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको तो बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर हम आरएनए से डीएनए बना लें तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए था, इसे क्या बना लिया, डीएनए। तो मान लेते हैं इसमें कि भाई ये जो है ये बन चुका है डीएनए, ये डीएनए बन चुका है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो ये 3 प्राइम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 5 प्राइम। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी होगा, डीएनए है। ये यू है तो इधर क्या होगा, ए होगा, इधर सी होगा, इधर सी है तो इधर जी, सी जी, ए है तो इधर क्या होगा, टी, इधर जी, इधर सी होगा, ठीक है। ये बन गया डीएनए। ये जो डीएनए बनता है एक्चुअल में, इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, सी डीएनए, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आपने किससे बनाया, आरएनए से बनाया। अब ये जो एक्चुअल में आपने डीएनए बनाया है भाई, ये एक्चुअल में क्या हो गया, जीन हो गया। वैसे क्या होता है कि जो जीन है, जीन का होता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। आपने क्या किया, जो आरएनए था, क्योंकि आपको पता करना था कि एक्चुअल में, क्योंकि डीएनए तो पूरा प्रेजेंट है, उसमें एक्चुअल में जीन कौन सा है, तो आपने जो एमआरएनए था उसको आइसोलेट करके उसका कराया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या बना लिया आपने, डीएनए बना लिया। ये जो डीएनए है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की करते हैं हम सीक्वेंसिंग। इसकी क्या करते हैं हम, सीक्वेंसिंग। इसकी करते हैं हम सीक्वेंसिंग। जब इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई ये सीक्वेंस हमें मिली है, ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो अब हमें पता चलेगा कि अच्छा ये जो डीएनए है इसके पास में सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक तरह से जीन हो गया। जीन की सीक्वेंस आपने पता कर ली एक तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। एक्चुअल में तो क्या होता है, जो जीन है, जीन के पास में जो भी सीक्वेंस होती है उसका क्या बनता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है। लेकिन डायरेक्ट जीन को आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल होता नहीं है, मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, आप बोल सकते हो एक तरह से। तो इस वजह से क्या किया कि भाई जो आरएनए बना है, जो एमआरएनए बना है, तो ऑब्वियस सी बात है एमआरएनए किससे बनेगा, जीन से ही बनेगा। एंड ये जो एमआरएनए बना ये किसी ना किसी जीन से ही बना होगा। अच्छा ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए का करा दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बन गया, इससे डीएनए बन गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इसकी सीक्वेंसिंग कर ली तो हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस है ये जीन की सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंसिंग आपने की है इस डीएनए की, एक्चुअल में इसी को हम, इसी तरह से आपने क्या तैयार कर लिया, इसी को हम बोल रहे हैं ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब आपके पास में ये सीक्वेंस जो मिल चुकी है इसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे कि भाई ये एक जीन की इंफॉर्मेशन है। अब जब मान लीजिए आपने जो कंप्लीट जीनोम है, पूरा जीनोम जो है ह्यूमन का, आपने उसको सीक्वेंस कर दिया, उसको आपने स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर। ये जो ईएसटी था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब ये एक तरह से एक जीन की इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, इसको भी आपने स्टोर कर दिया डेटाबेस में। अब कुछ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कुछ जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी मदद से इस डेटा को हम रन कराएंगे। मतलब ये जो सीक्वेंस है इसको आप मैच करके देखेंगे कि हमारा जो पूरा जीनोम है उसमें किस क्रोमोसोम पे कहाँ पे जो डीएनए है उसकी जो सीक्वेंस है वो इस जीन से मैच होती है। तो मान लीजिए पता चला कि क्रोमोसोम नंबर जो 7 है वहाँ पे जो डीएनए है, क्रोमोसोम नंबर 7 का जो डीएनए है वहाँ पे किसी लोकेशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली सीक्वेंस मिलती है। तो यहाँ से हम जो जीन है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई जो जीन है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, इस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जीन को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही
कई सारे मतलब जो mRNA है उनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया गया, मतलब जिनके बारे में पता चल पाया उनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लिया उनसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उनकी फिर क्या कर ली, सिक्वेंसिंग कर ली। तो आपको पता चल गया जीन की सीक्वेंस के बारे में। वो जो जीन की सीक्वेंस थी उसको आपने डेटाबेस के अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब ये एक तरह से जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ये एक तरह से वो पार्ट है जो कि क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें जो फर्स्ट अप्रोच थी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट अप्रोच थी। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट अप्रोच थी, नेक्स्ट थी इसके अंदर ब्लाइंड अप्रोच, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरा डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। ब्लाइंड अप्रोच ऑफ completely sequencing the human genome। तो प्रथम क्या करेंगे, जो ह्यूमन जीनोम है उसको कंप्लीटली सीक्वेंस करेंगे, उसके बाद में जो फंक्शन है उसको असाइन करते हैं। एंड लेटर assigning different regions in DNA sequence with functions। इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये टर्म आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब इसमें क्या करना है आपको, जो कंप्लीट जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। पहले तो पूरे की सीक्वेंसिंग कर देंगे, जो 3 बिलियन बेस पेयर है एक तरह से उनकी सीक्वेंसिंग कर देंगे। उसके बाद में अब पूरा चेक करेंगे कि भाई ये जो मतलब सीक्वेंसिंग हुई है, जैसे मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, तो इसमें जीन कहाँ कहाँ पे है कि हाँ ये इसमें जीन है। उसके बाद में नॉन कोडिंग रीजन है, फिर ये एक जीन है, फिर नॉन कोडिंग रीजन है। इसके अलावा जो जीन है इवन उसके अंदर भी कहाँ पे एक्सोन है, कहाँ पे इंट्रोन है, ये सब असाइन किया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग के अंदर यहाँ यहाँ पे ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इनको असाइन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है या पैलिंडोमिक सीक्वेंस है। तो ये जो फंक्शन है ये असाइन किए जाते हैं बाद में। पहले पूरे की सीक्वेंसिंग कर देंगे, बाद में क्या करेंगे, जो इनको फंक्शन है वो असाइन करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। तो ये 2 अप्रोच थी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे किस तरह से जो सीक्वेंसिंग है उसको किया गया, तो पहले तो क्या किया, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो डीएनए का सैंपल है उसको लिया गया। मतलब जो सेल है उससे जो डीएनए है उसको पूरा आइसोलेट किया। आपको ध्यान रखना है किसी एक पर्सन का डीएनए नहीं लिया था, कई सारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके सैंपल लिए गए थे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम ले लें। जैसे कि मान लीजिए किसी लैब के अंदर काम चल रहा है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे, उसे क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो मान लेते हैं हम कि देखो जैसे ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट एग्जांपल के लिए, इसके अंदर बना लेते हैं डीएनए। तो ये रहा इसका डीएनए। एक और ले लेते हैं। इवन कई सारी कॉपी ली गई थी, आपको ध्यान रखना है जब क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की अगर सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो कई सारे जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है वो लेने होंगे। ये इसके अंदर डीएनए, ये
अब देखिए होता क्या, सबसे पहला काम ये होता है कि जो डीएनए है इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। ये हमने दो बनाया है, बट आपको याद रखना है कई सारी कॉपी ली जाती हैं। इसको डाइजेस्ट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनको यूज़ करके ये जो डीएनए है इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसके फ्रेगमेंट करेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये कि फ्रेगमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस समय तक जो डीएनए सीक्वेंसिंग की मशीन थी उनकी आप बोल सकते हो एक तरह की एक लिमिटेशन थी। ज़्यादा बड़ा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं थी, तो डीएनए के पहले फ्रेगमेंट किए जाते थे। काफ़ी छोटे जो फ्रेगमेंट होते थे, जनरली आप बोल सकते हो करीब 300 या 500 जो बेस पेयर है उतना जो फ्रेगमेंट है केवल उसी की सीक्वेंसिंग पॉसिबल थी। बाद में तो खैर टेक्निकल एडवांसमेंट काफ़ी हुआ। आज के डेट में तो बल्कि ऐसी मशीन भी है कि आप पूरा डीएनए उसमें डाल देंगे, मतलब आपको डीएनए के फ्रेगमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। लेकिन उस समय तक जो मशीन से उतनी एडवांस नहीं थी। तो डीएनए के हमें फ्रेगमेंट करने होते हैं तो कई सारे मतलब जो क्रोमोसोम है उनकी कॉपी ली जाएगी। जैसे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करके डीएनए को कट करेंगे, अलग अलग एंजाइम। इसलिए हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो अपनी स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो डीएनए है अलग अलग एंजाइम को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अलग अलग जो प्लेसेस हैं, अलग अलग अपनी जो साइट होगी वहाँ पे क्या करेंगे, वो कट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हमने जो एंजाइम यूज़ किया उसमें मान लेते हैं हम कि कट लगाया यहाँ पे, उसको जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइड मिलेगी वहाँ पे वो कट लगाएगा। यहाँ कट लगा दिया, एक कट मान लेते हैं यहाँ लगा दिया, एक कट हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्रोमोसोमल डीएनए था इसको जब हमने कट किया तो इसके लिए हमने क्या किया, कोई दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसे हमने यूज़ किया। उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइड थी वो थी मान लेते हैं यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे कट लगाया है, ठीक है ना। इसके बाद में मान लेते हैं कि उसकी जो साइड थी रेस्ट्रिक्शन की वो यहाँ पे थी, उसने यहाँ पे कट लगाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, अलग अलग एंजाइम की मदद से जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो किए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो आप सीक्वेंसिंग तो कर लेंगे, लेकिन बाद में उस सीक्वेंसिंग को आप किस तरह से एक के बाद एक अलाइन करेंगे उसमें हेल्प करती है ओवरलैपिंग सीक्वेंस। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस के लिए ओवरलैपिंग जो फ्रेगमेंट है उनको हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम ओवरलैपिंग जो फ्रेगमेंट है वो करेंगे डीएनए के। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कट मेनी कॉपीज of cut many copies of entire chromosome into overlapping fragments short enough for sequencing। तो एक तो अलग अलग एंजाइम को यूज़ करेंगे तो जो ये फ्रेगमेंट बनेंगे ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट इनको हम बोलते हैं। एंड ये छोटे होने चाहिए, छोटे होंगे तभी इनकी सीक्वेंसिंग हम कर पाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट इनफ फॉर सीक्वेंसिंग। तो आपने क्या किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो डीएनए है, डीएनए के यहाँ पे हो गए क्या, कई सारे फ्रेगमेंट्स। ये हो गए मल्टीपल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कुछ छोटे भी होंगे, कुछ कंपेरेटिवली बड़े होंगे, लेकिन जब आपको सीक्वेंसिंग करनी है तो सीक्वेंसिंग तो काफ़ी जो छोटे फ्रेगमेंट एक्चुअल में उन्हीं की हो पाती है। अगर मान लीजिए इवन किसी फ्रेगमेंट की नहीं भी हो पा रही है तो उसको फिर से डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये आपने क्या कर दिए, फ्रेगमेंट कर दिए। कई सारे फ्रेगमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब कई सारी कॉपी ली गई हैं उस सेम क्रोमोसोम की। ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट यहाँ पे अब तैयार हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं वेक्टर्स में। जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, वो जो प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए होता है। वो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर मान लीजिए आपने ये वाला जो डीएनए था इसको आपने उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। उसके बाद में वो जो प्लाज्मिड बना, एक तरह से जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना, उसको अब ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो जो प्लाज्मिड है एक तरह से उसको तो हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि आपने उसके अंदर ऐड किया है किसको,
इस डीएनए के फ्रेगमेंट को, मतलब ह्यूमन का जो डीएनए है उसको आपने ऐड किया है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तो हो गया क्या, वेक्टर। एंड जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं हम किसको, यीस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। जो यीस्ट का डीएनए है उसको लेंगे, उस डीएनए को एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे, मतलब कट करेंगे, एंड मान लेते हैं ये वाला जो फ्रेगमेंट है, इस वाले फ्रेगमेंट को आपने ऐड कर दिया यीस्ट के डीएनए में, इसको हम क्या बोलेंगे, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी क्या एक तरह का वेक्टर है। अब इस वेक्टर को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, यीस्ट के अंदर। जो यीस्ट है वो क्या है, एक तरह से होस्ट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है, ये जो वेक्टर है इनको यूज़ किया गया इनको ट्रांसफर करने के लिए। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनको एक तरह से अलग अलग जो वेक्टर है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनको यूज़ करके इनके होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये होते हैं क्या, वेक्टर्स। तो मतलब जैसे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मान लेते हैं इस फ्रेगमेंट को ट्रांसफर किया, तो ये BAC जो है, ये जो वेक्टर है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर मतलब ये जो क्रोमोसोम है जिसके पास में मान लेते हैं ये वाला डीएनए है, ये चला जाएगा। अब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो भाई ये जो डीएनए है जिसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है ये भी डिवाइड करेगा। बैक्टीरिया कई सारी कॉपी बनेगी, तो ये जो डीएनए है इसकी भी कई सारी कॉपी बनेगी, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उसकी क्या हो जाएंगे, कई सारे क्लोन बन जाएंगे। अब देखिए इसका फ़ायदा ये भी है कि एक तो मल्टीपल जो कॉपीज़ हैं वो बन जाती हैं। इसके अलावा भाई जब तक मान लीजिए आप जैसे इस सेगमेंट की, इस फ्रेगमेंट की आपको मान लीजिए क्या करना है, इसकी आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो बाकी के जो फ्रेगमेंट है इसको मान लीजिए आपको स्टोर करना है, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही जो यीस्ट है, किसी फ्रेगमेंट को मान लीजिए आपने यीस्ट के जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है उसके अंदर ऐड कर दिया, ये तो क्या हो गया, वेक्टर, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं यीस्ट के अंदर। यीस्ट क्या है, होस्ट है। तो यीस्ट जब डिवाइड करेगा तो ये जो इसका डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि आपने इस डीएनए को ऐड करके बनाया है, ये भी डिवाइड करेगा। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनकी क्लोनिंग की जाती है, इनकी कई सारी जो कॉपीज हैं उनको फॉर्म किया जाता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये है क्या, होस्ट। आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट किए गए हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर। मतलब जो बैक्टीरिया का डीएनए था एंड जो यीस्ट का डीएनए था, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या, जो बैक्टीरिया के अंदर वो ये फ्रेगमेंट चला गया, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो इस फ्रेगमेंट की भी कई सारी कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही जो आपने यीस्ट के अंदर ट्रांसफर किया है, यीस्ट डिवाइड करेगा तो जो फ्रेगमेंट आपने उसमें ऐड किया है उसकी भी क्या होगी, कॉपी हो जाएंगी कई सारी। मतलब इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो इन होस्ट को यूज किया गया फॉर क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो क्या करेंगे, ये क्लोनिंग कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए हमें क्या करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है। तो जो भी मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर आपने किसी फ्रेगमेंट को आपने ट्रांसफर किया था, तो उस बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वहां से अब हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालते हैं एंड उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंसिंग के लिए यूज करते हैं क्या, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से क्या करते हैं, जो भी आपने फ्रेगमेंट किया एक एक फ्रेगमेंट की अब क्या करेंगे, हम सीक्वेंसिंग करेंगे। मतलब जो भी आपने बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर ट्रांसफर किया है वहां से निकालते हैं उसको एंड एक एक फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करना शुरू कर देते हैं। ये जो सीक्वेंसिंग मशीन है ये तैयार की गई थी। देखिए एक साइंटिस्ट थे, सेंगर। जो सेंगर थे
फ्रेडरिक सेंगर, उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से सीक्वेंसिंग करनी होती है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो उसकी जो मशीन होती है सीक्वेंसिंग की मशीन, उसको उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब उन्होंने जो मशीन डिज़ाइन की थी, खैर वो तो काफ़ी सिंपल टाइप की थी, उसमें वो काफ़ी एक तरह टाइम टेकिंग भी थी। उन्हीं के प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स को तैयार किया गया एंड फिर सीक्वेंसिंग की गई, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गया। तो ये जो मशीन है ये तैयार की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये जो मशीन है ये काम करती थी किसके प्रिंसिपल पे, फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक सेंगर। मतलब एक तरह से सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके बारे में सबसे पहले जो सेंगर साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। लेकिन जो मशीन थी वो थोड़ी सिंपल टाइप की थी, आप बोल सकते हो काफ़ी टाइम टेकिंग थी। अब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग उससे मतलब उस बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता। तो उन्हीं का जो प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग की जो मशीन थी उनको तैयार किया गया। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है। एक एक जो सीक्वेंस थी उसको किया गया, यहाँ पे एक एक जो फ्रेगमेंट थी उसको सीक्वेंस किया गया। हाँ, दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, जो फ्रेडरिक सेंगर है इन्होंने यही बताया था कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है इनको आप किस तरह से पता कर सकते हैं। फ्रेगमेंट की मान लीजिए सीक्वेंसिंग की गई। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, जो फ्रेगमेंट है वो कैसे लिए हैं हमने, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट लिए हैं। अब देखिए इनका फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं हम कुछ फ्रेगमेंट ले लेते हैं, कुछ फ्रेगमेंट हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी फ्रेगमेंट की जो सीक्वेंसिंग हुई तो उसमें सीक्वेंस है ए टी ए जी सी टी जी सी। कोई दूसरा फ्रेगमेंट है उसके अंदर सीक्वेंस है, मान लेते हैं सी टी जी सी टी जी सी टी ए। एंड कोई अगला फ्रेगमेंट है उसके अंदर हम मान लेते हैं सीक्वेंस है जी सी टी ए जी ए टी जी सी। ये मान लेते हैं 3 फ्रेगमेंट है, ठीक है ना। अब होता क्या, आपने इनकी अलग अलग सीक्वेंसिंग कर ली। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उनको डेवलप किया गया। इनके अंदर देखिए क्या होता है, इनके अंदर होती है, यहाँ आप देखोगे जैसे ये है ओवरलैपिंग रीजन, ये ओवरलैपिंग रीजन है। तो पहले तो आपने क्या किया, जो अलग अलग मतलब जो भी फ्रेगमेंट की सीक्वेंसेस थी उनको आपने डेटाबेस के अंदर एक तरह से स्टोर कर दिया। अब आप क्या करते हैं, जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से ये पता करते हैं कि भाई ये ओवरलैपिंग रीजन कहाँ कहाँ पे है। ये जो ओवरलैपिंग रीजन होते हैं उसी के बेसिस पे आप इन सभी सीक्वेंस को मिला के एक जो कंप्लीट सीक्वेंस है उसको फॉर्म करेंगे। जैसे हम बात करें मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के बारे में, तो हमने तो खैर यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट लिए हैं। अब जो भी फ्रेगमेंट थे, जो भी यहाँ पे कॉपीज थी, तो उनमें जो भी ओवरलैपिंग रीजन है उसके बेसिस पे अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उसकी मदद से कंप्लीट जो सीक्वेंस है यहाँ पे उसको डिसाइड किया जाता है। तो देखिए ये रोल होता है यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन का। अगर ये ओवरलैपिंग रीजन नहीं होंगे तो हम सीक्वेंस तो कर लेंगे, लेकिन अब मान लीजिए जैसे आपके पास में ये फ्रेगमेंट है, ये इसकी सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस है, अब कौन सी सीक्वेंस पहले आएगी कौन सी सीक्वेंस बाद में आएगी ये बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये हमें ये बताते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर ये जो सीक्वेंस है इनको हमें किस ऑर्डर में अलाइन करना है। अलाइनमेंट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस into a complete sequence, into a complete sequence। इसके हम यूज़ करते हैं क्या, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम इसको अलाइन करते हैं। जो इनमें ओवरलैपिंग रीजन होते हैं उनकी मदद से इनको हम अलाइन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपको फ्रेगमेंट मिले हैं, तो इनकी मदद से आप यहाँ पे जो फाइनल जो सीक्वेंस है क्या बनाएंगे, ए टी ए जी। अब देखिए ये दोनों कॉमन है एक तरह से, तो ये आपका लिखेंगे आप सी टी जी सी, ठीक है। इसके बाद में ये टी जी सी टी ए, इसके बाद में जी ए टी जी सी।
तो तीन जो सीक्वेंस थी इनको आपने इस तरह से अरेंज करके एक कंप्लीट सीक्वेंस बना दी। तो एक क्रोमोसोम के जो भी फ्रेगमेंट होंगे डीएनए के, उनकी जो सीक्वेंस मिलेंगी, इन ओवरलैपिंग रीजन के बेसिस पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उनको एक के बाद एक अलाइन कर देते हैं। एंड इस तरह से आपको मान लीजिए जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसकी जो पूरी सीक्वेंस है वो पता चल जाएगी। देखिए इस तरह से होती है सीक्वेंसिंग। अब इसके बाद में ये था कि भाई किस तरह से हम जेनेटिक मैप तैयार करेंगे या फिजिकल मैप तैयार करेंगे। ये भी काफ़ी बड़ा टास्क था यहाँ पे। जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग was done by using, पहली बात तो ये जेनेटिक एंड फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है। देखिए जेनेटिक मैप का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्डीवेंट, उन्होंने जो बताया था जीन मैप के बारे में या क्रोमोसोमल मैप के बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैप। तो दो जो जीन है, दो जीन के बीच में अगर मान लीजिए आपको जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी है वो अगर कम मिलती है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, मतलब वो पास पास में है। अगर किन दो जीन के बीच में अगर आपको रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब वो जो जीन है वो कैसे होते हैं, कंपेरेटिवली वो दूर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैपिंग। एंड फिजिकल मैपिंग ये होती है एक्चुअल मैपिंग। मतलब यहाँ पे ये पूरा बताना होता है कि भाई जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये यहाँ से ये सीक्वेंस है, इसके बाद में इतने बेस पेयर का ये जीन है, इसके बाद में इतने बेस पेयर की ये रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। तो इस काम को किया गया बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, by using polymorphism in restriction endonuclease, restriction endonuclease site recognition, इसको ऐसे लिखो एक मिनट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड माइक्रोसैटेलाइट। मतलब बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप समझो कि मान लीजिए किसी पर्सन का हमें जब एड्रेस बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसी लैंडमार्क को कि भाई ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, इसके पास में मतलब ये जो एड्रेस है, जो पर्सन का एड्रेस है ये प्रेजेंट है। तो लैंडमार्क की तरह यूज़ किया गया यहाँ पे किन को, जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, या मान लीजिए जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, एग्जाम्पल के लिए क्या, माइक्रो सैटेलाइट, इनको एक तरह से जो लैंडमार्क है या जो मार्कर है उनकी तरह यूज़ किया गया कि भाई ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है 80 80 80 80, इसके बाद में हमें ये वाला जीन मिलेगा। या मान लीजिए ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इसके पहले जो है ये वाला जीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट में एंड जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इनको एक तरह से आप बोल सकते हो लैंडमार्क की तरह यूज़ किया गया। उसके बाद में एक तरह से जो जीन है उनको हम एक तरह से लोकेट कर सकते हैं कि सीक्वेंस के किस तरफ या कितने बेस पेयर की डिस्टेंस पे जो जीन है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस तरह से जो जेनेटिक एंड जो फिजिकल मैपिंग है वो की जाती है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो जानने को मिलती है ह्यूमन जीनोम के बारे में, मतलब सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
देखिए हमारा जो जीनोम होता है इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। या इसका आप ये भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये भी बोल सकते हैं आप 3.1 बिलियन बेस पेयर। बात एक ही है। इसके अलावा हमें ये पता चला कि जो 99.9% डीएनए होता है हर एक ह्यूमन का कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि कई सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं उनका जो जीनोम है उसको सीक्वेंस किया गया था। मैक्सिमम जो डीएनए था वो कैसा मिला है, सेम मिला है। 99.9% डीएनए ऑफ एवरी ह्यूमन इज सेम। इसके अलावा देखिए जो डीएनए है ये तो खैर हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो जीन वाला पार्ट है काफ़ी कम है। लेस देन 2% जो हमारा जीनोम है इट कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन या एंजाइम की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लेस देन 2% डीएनए के पास में होती है। मतलब जो 98% डीएनए है वो कैसा एक तरह से नॉन कोडिंग है। लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं जीन के बारे में, अब देखिए जो जीन है, जीन का जो भी नंबर दिया गया है उसके अंदर एक्चुअल में कई बार चेंजेस हो चुके हैं। इनिशियल में तो लोग मान के चल रहे थे कि भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जीन है तो बहुत सारे होते होंगे, मतलब 80,000, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर 1,40,000 इस तरह का एस्टिमेट लगाया जा रहा था। उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में कई सारे जो प्रोटीन है उनके बारे में पहले से पता था, एंड हमें यही पता था कि भाई प्रोटीन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जीन होता है। तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ जितने प्रोटीन होंगे उतने ही क्या होंगे, जीन होंगे। अब जब पता किया गया कि भाई जो प्रोटीन है ये तो करीब 80,000 90,000 के आसपास होते हैं, मतलब ये पता चल चुका था, मतलब पहले से ही ये आइडिया लगाया गया था कि इतने तो हमारे पास में प्रोटीन है। लेकिन जो जीन है अभी सोचा गया कि शायद जब जितने प्रोटीन है उतने ही जीन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जीन है उनका जो नंबर है ये तो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। अब देखिए ये काफ़ी नई चीज़ थी कि वैसे हम बोलते हैं कि भाई जो जीन होता है यही प्रोटीन के लिए कोड करता है, एक जीन मतलब एक प्रोटीन। बट एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग के अंदर कम से कम ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोटीन तो ज़्यादा है लेकिन जीन कम है। इसका मतलब ये है एक एक जो जीन है वो एक से ज़्यादा जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करता है। अब जब ये जानने की कोशिश की गई कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि जो जीन है उसके पास में इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, तो एक जीन एक से ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कैसे सिंथेसाइज कर सकता है। इसके लिए कंसेप्ट दिया गया अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब वो थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ है, अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि होता क्या है। हमारे अंदर जो जीन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन, मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन होती है। तो अल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग है उसमें यह बताया गया कि भाई होता क्या है कि जब स्प्लाइसिंग हो गई तो कौन सा वाला जो एक्सॉन है या कौन सा वाला जो इंट्रॉन है ये एडअप होगा, मतलब कौन कौन से इंट्रॉन निकलेंगे ये भी वेरी करता है। कौन से इंट्रॉन को कट किया जाएगा, कौन से जो एक्सॉन है ये ऐड होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि सेम जो जीन है, सेम जो स्प्लिट जीन है, एक से ज़्यादा टाइप के जो रिलेटेड प्रोटीन है उनको भी सिंथेसाइज कर सकता है। एंड बाद में पता गया कि हमारे जो करीब 90% जो जीन है वो एक से ज़्यादा टाइप के जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करते हैं। 90% जो है एक से ज़्यादा टाइप के प्रोटीन को, मतलब कम से कम 2 टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। एंड कई तो ऐसे हैं जो कि कई टाइप के जो प्रोटीन है, मतलब सेम जीन कई टाइप के जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करता है। ऐसा पॉसिबल हो पाया ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। मतलब सिंपल सी बात ये कि हमारे अंदर जीन तो कम है लेकिन जो प्रोटीन है वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एस्टिमेट था वो काफ़ी ज़्यादा लगाया गया। फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो एस्टिमेट जो था उसको कम किया गया। फिर बाद में बोला गया कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं, 30,000 जीन्स।
अप्रोक्सीमेटली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। भाई सीक्वेंसिंग तो कर दी, अभी कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा पार्ट जीन है? अब इसका एक तरीका तो ये था, जो EST था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब हमारे पास में जो RNA था, RNA से जो हमने DNA बनाया, उस DNA की सीक्वेंस के बेसिस पे हमने कई जगह लोकेट कर लिया कि भाई ठीक है ये जीन है। लेकिन हमारे पास में सारे जो जीन हैं उनके RNA नहीं थे, तो अब कई सारे जो जीन हैं उनको तो हमें प्रेडिक्ट करना होता है। भाई कुछ का तो कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ का बस हमें प्रेडिक्शन लगाना है। अब प्रेडिक्शन कैसे लगाएं? जो DNA है उसमें देखते हैं कि कहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस है। जो स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस होती है वो ये बताती है कि भाई यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगा, तो प्रमोटर सीक्वेंस है। या बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन या जो ट्रांसलेशन है, इसको स्टार्ट करने के या जो स्टॉप करने के सिग्नल होते हैं। कई बार तो जो स्प्लाइसिंग है उसकी भी स्पेसिफिक साइट होती है, उनके बेसिस पे आइडिया लगाया जाता है कि ये जो एरिया है ये जीन हो सकता है। मतलब कई चीज़ें कंफर्म रहती हैं एंड कई सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेडिक्ट की जाती हैं कि ये जीन होगा, तो उसके बेसिस पे फिर आइडिया लगाया गया क्या, 30,000 जीन का। ठीक है ना? तो इस वजह से आप देखेंगे इवन आज की डेट में आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर जो बुक्स हैं, ज़्यादातर जो एक्चुअल में साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि जो जीन है ह्यूमन जीनोम के अंदर, जो एक्चुअल में जो जीन होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 21,000। ठीक है ना? इसको फिर से बाद में रिवाइज किया गया है, बट खैर NCERT के अंदर जो दिया हुआ है उसको आपको याद रखना है। तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन, एंड हमारा जो हर एक जीन होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 3,000 जो बेस पेयर हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एवरेज जो जीन होता है ह्यूमन बींग्स का, इसमें होते हैं क्या, 3,000 बेस पेयर्स। लेकिन ये एवरेज है, सबके अंदर ऐसा नहीं है। कई सारे जो जीन है उनके अंदर बेस पेयर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डिस्ट्रोफिन, जो हमारा डिस्ट्रोफिन जीन है उसके अंदर होते हैं करीब 2.4 मिलियन बेस पेयर। डिस्ट्रोफिन जो जीन है हमारा, डिस्ट्रोफिन जीन कंटेंट्स 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। इसके अलावा जो 50% जीन है उन्हीं का फंक्शन हमें पता है, मतलब बोल सकते हो कि आधे जो जीन है उनका फंक्शन हमें अभी भी पता नहीं है। फंक्शन ऑफ 50% जीन्स इज अननोन। अब देखिए डेटा दिया गया है उस टाइम के बेसिस पे, मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था उसके बाद में भी हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो करीब 80 to 90% जो जीन है उनके फंक्शन के बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको NCERT के अंदर जो ध्यान दिया गया, क्योंकि NCERT में दिया गया है जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था उसके बारे में, मतलब उस समय में क्या पता था। अब ये कंप्लीट हुआ था 2003 में, इस समय क्या है 2026, तो कई सारी जो रिसर्च है उसके बाद भी हुई है। आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 90% जो जीन है उनके बारे में हमें पता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो जीनोम होता है हमारा, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, जैसे हमने बात की कि भाई लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, बाकी 98% कैसा हो गया, नॉन कोडिंग। एंड ये जो नॉन कोडिंग है इसका भी जो मैक्सिमम पोर्शन है इट इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस make most of the genome जो हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है ये सबसे बड़ा है एंड इस पे सबसे ज़्यादा जीन भी होते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो हमारा फर्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, इस पे होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2,968 जीन्स। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम नंबर Y है ये सबसे छोटा है। क्रोमोसोम Y, जो क्रोमोसोम Y है ये सबसे छोटा है, इसमें होते हैं ओनली 231 जीन्स। तो ये तो मैक्सिमम है 2,968 जीन्स, एंड 231 ये 231 जो ये क्या है, ये मिनिमम है।
हमें कई सारे ऐसे प्लेसेस मिले हैं हमारे जीनोम के अंदर जहाँ पे केवल सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है उसका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमें मिला है 1.4 मिलियन टाइम्स, 1.4 मिलियन टाइम्स। मतलब 1.4 मिलियन प्लेसेस तो ऐसे हमारे जीनोम के अंदर जहाँ पे क्या मिला है, जो भी जीनोम को मतलब चेक किया गया है, सीक्वेंस करके मैच किया गया है, तो वहाँ पे हमें सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है उसका डिफरेंस मिला है। अब देखिए ये जो डिफरेंस है SNP, इसको यूज़ किया जाता है कई सारे जो डिजीज़ कोजिंग एलील होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे है कोई, मान लेते हैं इधर A है, इधर क्या है T है, एंड इधर जो एलील प्रेजेंट है ये है नॉर्मल, नॉर्मल एलील। ये क्या है? नॉर्मल एलील है, ठीक है। अब जो मान लीजिए दूसरा वाला एलील है, ये है डिजीज कोजिंग एलील। ये कैसा है? डिजीज कोजिंग एलील। तो जो डिजीज कोजिंग एलील है, ये डिजीज कोजिंग एलील है, इससे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बेस पेयर है वो 80 नहीं है, वो है GC। तो देखिए ये जो GC है, और देखिए जो मैक्स मान लेते हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनके अंदर तो क्या मिलता है, यहाँ पे ये जो एलील है इससे पहले मिलता है 80, ठीक है। जिनके अंदर वो डिजीज वाला एलील मिल रहा है उनके पास में क्या मिल रहा है? GC। तो अभी जो GC है ये हमारी हेल्प करता है उस डिजीज एलील को, मतलब डिजीज कोजिंग जो एलील हो उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो डिजीज कोजिंग जो सीक्वेंस होती है कई बार ये एसोसिएट, अब ये इतना पास में होता है एक्चुअल में इसके कि इन दोनों के मतलब ये अलग नहीं हो पाता, कोई इनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, तो ये इसके साथ में ही रहेगा। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है, इस तरह का जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, कई बार हमें जो डिजीज है उनको आइडेंटिफाई करने में, जो डिजीज कोजिंग सीक्वेंस है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भाई शुरू में यहाँ पे 80 मिल रहा है तो मतलब इधर नॉर्मल होगा। एंड ये जो GC है, क्योंकि कई सारे डिजीज के केस में मान लीजिए कि जो डिजीज कोजिंग एलील है उससे पहले क्या मिल चुका है, यहाँ पे GC मिल चुका है, तो यहाँ से थोड़ा उसका आइडिया लग जाता है। ये इसके अलावा जो इवोल्यूशन है उसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हमें बताता है ये। पर जैसे मान लीजिए आज की डेट में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सीक्वेंसिंग की गई है ह्यूमन के जीनोम की, पहले जो एंशिएंट जीनोम है जो भी इनका DNA वगैरह प्रिजर्व था उनकी भी सीक्वेंसिंग की गई है, और पूरा चेक किया गया मतलब कि कहाँ कहाँ पे कितने चेंजेस आए हैं, तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो इवोल्यूशन की स्टडी है वो भी यहाँ पे की जाती है। देखिए ह्यूमन जो जीनोम है उसको सीक्वेंस करने के कई सारे एप्लीकेशन है। जो लास्ट पार्ट है आपके एनसीईआरटी के अंदर वो एप्लीकेशन ही दिया हुआ है, फीचर्स वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के कई सारे एप्लीकेशन है। आप बोल सकते हो कि जो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, एंड आगे चल के काफ़ी ज़्यादा वो चेंज होने वाला भी है। हमें ह्यूमन की जो सीक्वेंस है वो पता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट किसी पर्सन को लेना है, कोई पेशेंट है, सेम जो पर्सन है, अच्छा मान लीजिए कोई सेम जो ड्रग है उसको अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं, हो सकता है कि कोई एक जो पर्सन है उसको वो जो ड्रग है वो सूट करे, लेकिन जो दूसरा पेशेंट है उसको वही ड्रग सूट ना करे। मतलब कई बार जो DNA की सीक्वेंस है हमें ये बता देती है कि किस पर्सन को, किस पेशेंट को किस टाइप का ड्रग देना है, किस तरह की डोज देनी है, कम देनी है, ज़्यादा देनी है। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जो फार्मेसी है उसके अंदर भी इसका जो यूज़ है वो स्टार्ट हो चुका है कि DNA की सीक्वेंसिंग के बेसिस पे जो पर्सन है उसको मेडिकेशन दिया जाए। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से जो ट्रीटमेंट है ये कैसा होता है, ये पेशेंट स्पेसिफिक होता है। पहले तो ये था कि हाँ भाई ये डिजीज़ है तो सेम टाइप का भी इलाज किया जाएगा, लेकिन इवन अब मान लीजिए जब DNA की आपको सीक्वेंस पता है तो उसके अंदर कहाँ पे म्यूटेशन है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो एक तरह से जो पेशेंट स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट स्पेसिफिक जो मेडिकेशन है वो आज की डेट में दिया जाता है। पहले की डेट में केवल जो कुछ जीन है उनके बारे में पता था। अच्छा अब पहले क्योंकि जो पूरी सीक्वेंसिंग थी वो नहीं हुई थी, तो जो साइंटिस्ट थे वो कुछ जो जीन है उनको स्टडी कर पाते थे,
लेकिन अब क्योंकि पूरा जो सीक्वेंसिंग है, पूरा जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है, तो कई सारे जो जीन है इनको एक साथ स्टडी किया जाता है, क्योंकि भाई जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई सिंगल जीन अकेला काम कर रहा है। कई सारे जो जीन है उनका एक्सप्रेशन होता है, कई सारे जो प्रोटीन होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। तो सीक्वेंसिंग की वजह से एक तरह से जो स्टडी होती है वो भी काफ़ी आसान हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो ये वाला जो पार्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।